हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं बीकेएस बायो एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था मानव तंत्र। मानव तंत्र के अंदर हमने पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, इन सब के बारे में पिछले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है और तंत्रिका तंत्र शरीर में किन किन अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है और यही तंत्र जो है बाकी सभी तंत्र के ऊपर नियंत्रण रखने या फिर उनके ऊपर कंट्रोल रखने या फिर उनकी क्रियाओं को सुचारू रूप से करने में बहुत अधिक सहायक होता है। और तंत्रिका तंत्र में हम मोस्टली हमारे मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डिटेल के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मनुष्य शरीर में के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के सहयोग व समन्वय के साथ कार्य करते हैं। हम जानते हैं मनुष्य शरीर में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग हैं और वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के सहयोग से या उनमें आपस में क्या होता है, ऐसा तालमेल होता है जिससे वे किसी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यह तारतम्य अंग व अंगतंत्रों की क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। और यह जो इनके मध्य आपस में जो ऐसा कोरिलेशन होता है, ऐसा तारतम्य होता है, यह तारतम्य ही अंग और अंगतंत्रों की क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, उनकी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कोई भी अंगतंत्र स्वतंत्र या अकेला होकर सही कार्य नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कोई भी अंगतंत्र, मान लो आप अकेला अकेले कोई काम नहीं कर सकता है, बल्कि तंत्रों का समूह या फिर 2 या 3 तंत्र मिलकर आपस में एक कार्य कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है। अब देखिए अंग तंत्रों में क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि काफ़ी हमारी बॉडी में काफ़ी तंत्र हैं और ये तंत्र क्या होते हैं कि मोस्टली इन तंत्रों पर किसका प्रभाव रहता है, इनके ऊपर जो है हम जानते हैं कि मोस्टली तंत्रिका तंत्र का ही प्रभाव रहता है। तंत्रिका तंत्र ही इनको जो है कार्यों को सुचारू रूप से करने में सहायक होता है। तो देखिए अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है और यह तंत्र कौन सा कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अर्थात वह तंत्र जो तंत्रिका आवेगों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका आवेगों के द्वारा क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अंग है और सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं और उन सभी अंगों को कार्य करने के लिए प्रेरित कौन सा अंग करता है, वो तंत्र करता है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में शुरू से ही मैं आपको बता रही हूँ कि यह तंत्र काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए मानव का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभाजित है, इसके अलावा तंत्रिका तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना हुआ है, उसके बारे में अभी हम देखते हैं। देखिए मानव तंत्रिका तंत्र अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है तथा विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के प्रत्येक भाग या प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करता है और वो जो भी कार्य करेगा उसके लिए जो सहायता कौन करता है, वो सभी काम करवाता कौन है, वो करवाता है तंत्रिका तंत्र। कहने का मतलब है यदि हम हमारे हाथ को भी हिलाते हैं तो ये हाथ को हिलाना एक नॉर्मल क्रिया नहीं है, यह भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही करवाई जाती है। अगर हमारा तंत्रिका तंत्र सुचारू रूप से बिल्कुल सही है तो हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता रहेगा। लेकिन यदि तंत्रिका तंत्र में या उसके किसी पार्ट के अंदर कुछ डैमेज हो जाता है या फिर उस भाग के अंदर कोई कोई क्षति पहुंच जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर, पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारे शरीर में कौन कौन से भाग आएंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से भाग आएंगे, कौन कौन से तंत्र आएंगे, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित हुआ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आ गया, मस्तिष्क आ गया और दूसरा आ गया मेरुरज्जु। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, अनुकंपी और परानुकंपी। ओके, अब देखिए मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब इनके इंग्लिश में नेम भी दे रखी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क को बोलते हैं ब्रेन, मेरुरज्जु को बोलते हैं स्पाइनल कोड, कायिक तंत्रिका तंत्र
कायिक तंत्र को कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके अलावा अनुकंपी और परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उसका महत्वपूर्ण भाग है ब्रेन। ब्रेन के बारे में हम देखते हैं कि ब्रेन एक्चुअली में हमारी बॉडी में कहाँ पर स्थित होता है, इसके अलावा वो क्या क्या कार्य करता है। देखिए, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कौन है? ब्रेन। मनुष्य के मस्तिष्क का भार का लगभग 1.4 किलोग्राम भार का क्या होता है? मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क सूचना विनिमय करने का काम करता है। इसके अलावा आदेश व नियंत्रण का कार्य कौन करता है? ब्रेन करता है। इसके अलावा मस्तिष्क शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों जैसे तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने सुनने आदि पर भी नियंत्रण करता है। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, रुधिर परिसंचरण तंत्र पर भी किसका प्रभाव रहता है? मस्तिष्क का। मस्तिष्क उसको क्या रखता है? कंट्रोल रखता है। श्वसन की क्रिया में भी कौन रखता है? मस्तिष्क रखता है। और मस्तिष्क का एक पर्टिकुलर भाग होता है, उस भाग के द्वारा क्या होता है? ये सभी क्रियाएं नियंत्रित रहती हैं। अब देखिए, मस्तिष्क के चारों ओर से तंतु में संयोजी ऊतक से निर्मित झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है। मस्तिष्क क्या होता है? चारों ओर से संयोजी ऊतक की एक झिल्ली होती है, उसके द्वारा घिरा रहता है और उसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क आवरण कहते हैं। और मस्तिष्क आवरण में यह मस्तिष्क रहता है और बाहरी आघातों से मस्तिष्क आवरण उसकी सुरक्षा करता है। देखते हैं हम। अब देखिए, मस्तिष्क के आवरण के बीच में एक खांच की तरह का द्रव्य होता है। मस्तिष्क के बीच में क्या होता है? एक खांच होता है, वहां पर एक तरल द्रव्य पाया जाता है जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहते हैं। और यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बाह्य आघातों से रक्षा करने का काम करता है। मस्तिष्क के ऊपर मैंने आपको क्या बताया? मस्तिष्क के ऊपर संयोजी ऊतक की एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे मस्तिष्क आवरण कहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि इसमें एक द्रव्य भरा रहता है जिसे क्या बोलते हैं? मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहते हैं। और यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बाह्य आघातों से रक्षा करने में कार्य करती है। और यह हानिकारक रोगाणुओं से भी मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा व मस्तिष्क की बीमारियों के निदान के लिए भी सहायता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? मस्तिष्क मेरु द्रव्य। अब हम बताते हैं कि मस्तिष्क मेरु द्रव्य तो हमने देख लिया, लेकिन ये मेरु द्रव्य एक्चुअली में होता क्या है? ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, या फिर इस मेरु द्रव्य में कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखिए, मेरु द्रव्य में प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, यूरिक एसिड, इन सब की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। और ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मेरु द्रव्य का निर्माण करते हैं। और ये मेरु द्रव्य क्या करता है? मस्तिष्क की बाह्य आघातों से रक्षा करने का काम करता है। अब देखिए, मस्तिष्क को 3 भागों में मैंने आपको बताया था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क है, उसमें कौन कौन से पार्ट हम पढ़ेंगे? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, फोर ब्रेन का निर्माण करते हैं। अब अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रम मस्तिष्क के बारे में यदि पढ़े तो यह मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। कहने का मतलब है कि मस्तिष्क का सबसे ज्यादा भाग कौन सा जो पार्ट बनाता है? प्रम मस्तिष्क बनाता है। इस भाग के द्वारा ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित किया जाता है। प्रम मस्तिष्क भाग मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है कि इसी भाग के अंदर व्यक्ति जो है वो, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा हम स्टडी करते हैं तो सोचने विचारने की प्रोसेस, ये सभी प्रक्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? प्रम मस्तिष्क करता है। एक लंबा गहरा विदर प्रम मस्तिष्क को दाएं और बाएं गोलार्धों में विभक्त करता है। प्रत्येक गोलार्ध में क्या होता है? धूसर द्रव्य ग्रे मैटर पाया जाता है जो कॉर्टेक्स कहलाता है। कहने का मतलब है कि प्रम मस्तिष्क में क्या होता है? प्रम मस्तिष्क 2 भागों में, 2 गोलार्धों में विभक्त होता है ना। और प्रत्येक गोलार्ध में क्या पाया जाता है? ग्रे मैटर पाया जाता है। ग्रे मैटर किसको बोलते हैं? धूसर द्रव्य होता है जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? ये कॉर्टेक्स कहलाता है। और अंदर की तरफ श्वेत द्रव्य से बना हुआ मध्यांश या मेडुला पाया जाता है। और बाहरी भाग को हमने क्या कहा था? कॉर्टेक्स कहा था। और आंतरिक भाग क्या कहलाएगा? इसका मेडुला कहलाता है। जो बाहरी भाग था उसमें कौन सा द्रव्य था? ग्रे मैटर था, धूसर द्रव्य जिसको बोलते हैं। और आंतरिक भाग के अंदर श्वेत द्रव्य पाया जाता है। अब देखिए, धूसर द्रव्य में कई तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी से जुड़े होते हैं। मैंने आपको बताया प्रम मस्तिष्क 2 गोलार्धों के अंदर विभक्त होता है। और उसका जो बाहरी, प्रत्येक गोलार्ध में क्या होता है? बाहरी आवरण होता है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें ग्रे मैटर भरा होता है। और आंतरिक भाग जो होता है उसको मेडुला कहते हैं, उसमें श्वेत द्रव्य भरा रहता है। और ये दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी से जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए, हाइपोथैलेमस भाग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलॉन भाग में यह थैलेमस के आधार पर स्थित होता है। क्या? डायनसिफेलॉन, ठीक है।
पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। अग्र मस्तिष्क ही हम पढ़ रहे हैं तो हमने प्राइम मस्तिष्क देखा, अब उसमें हाइपोथैलेमस नेक्स्ट हम देख रहे थे। तो इसमें क्या होता है, अग्र मस्तिष्क में एक भाग होता है उसको बोलते हैं डाइनसेफेलॉन, और ये डाइनसेफेलॉन भाग कहाँ पर स्थित होता है, थैलेमस के आधार भाग पर स्थित होता है ना। और इस डाइनसेफेलॉन पर ही हाइपोथैलेमस स्थित होता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख, प्यास, निद्रा, थकान, मनोभावना आदि का ज्ञान करवाता है। कहने का मतलब है यदि हमको भूख लग रही है, हमको प्यास लगती है, हमको नींद आती है, तो इन सभी बातों का ज्ञान कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है, जो ब्रेन का एक भाग है। हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र में संबंध स्थापित करता है। अब ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ जाता है स्टूडेंट्स की, कौन सा ऐसा अंग है मस्तिष्क का, कौन सा ऐसा पार्ट है जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में संबंध रखता है, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस। ओके, और फिर हाइपोथैलेमस शरीर के ताप व समस्थापन का नियंत्रण भी करता है। यानी का मतलब है कि हाइपोथैलेमस पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर नियंत्रण करने का, इसके अलावा होम्योस्टेसिस की प्रोसेस बनाए रखने का, कहने का मतलब है कि शरीर के अंदर सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर के अंदर आंतरिक वातावरण को नियंत्रित रखने के लिए, इन सब के लिए भी सहायक होता है। कौन होता है, हाइपोथैलेमस। तो ये बात हो गई हमारी अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क में हमने क्या क्या देखा, प्राइम मस्तिष्क देखा, थैलेमस देखा और हाइपोथैलेमस देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क। यह भाग हाइपोथैलेमस है ना, इसका लास्ट भाग कौन सा था, हाइपोथैलेमस था। और पश्चिम मस्तिष्क के मध्य का भाग होता है और 4 पिंडों में बटा हुआ होता है। कौन, मिड ब्रेन। प्रत्येक पिंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहलाता है। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए और निचले 2 पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देख, 4 पिंड में से 2 पिंड जो ऊपर की तरफ होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, देखने में काम करते हैं, और नीचे वाले 2 पिंड जो होते हैं वो सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये हो गया मध्य मस्तिष्क का काम बॉडी के अंदर। अब देखते हैं पश्च मस्तिष्क। अब देखिए पश्च मस्तिष्क 3 प्रमुख भागों, हिंद ब्रेन 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें एक तो आ जाएगा अनुमस्तिष्क, दूसरा है पोन्स वेरोलाई और तीसरा है मेडुला ओब्लोगेटा। अब स्टूडेंट्स पीछे जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो उसमें मैं आपको बता रही थी कि जो मोस्टली क्रियाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन पर क्रिया नियंत्रण करने का काम कौन करता है, मस्तिष्क के अंदर उपस्थित मेडुला ओब्लोगेटा भाग करता है। हृदय के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है उनको नियंत्रित कौन करता है, इसके अलावा श्वसन की क्रियाओं पर नियंत्रित रखने का काम कौन करता है, मस्तिष्क में मेडुला ओब्लोगेटा भाग करता है। तो वो मेडुला ओब्लोगेटा भाग जो है वो यहाँ पर है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला भाग जो है पश्चिम मस्तिष्क का वो है अनुमस्तिष्क, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। पहला बड़ा भाग कौन सा बताया था मैंने, प्रेमस्तिष्क बताया था, जो किस कहाँ पर स्थित था, अग्र मस्तिष्क में स्थित था। और दूसरा बड़ा भाग कौन सा आ गया, अनुमस्तिष्क। ठीक है, यह ऐच्छिक क्रियाओं जैसे हाथ व पैर की ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, चलने फिरने दौड़ने खेलने। कहने का मतलब है कि ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है, जो क्रियाएं हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। जैसे यदि हमारी चलने की इच्छा है तो हम चलेंगे, अगर हमारे मन में दौड़ने की इच्छा है तो हम दौड़ेंगे, अगर इच्छा है लिखने की तो हम लिखेंगे, अगर इच्छा नहीं है तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो ऐच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रित कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। इसके अलावा सेकंड देखते हैं पोन्स वेरोलाई। यह मेडुला ओब्लोगेटा के ठीक ऊपर, इस पार्ट के ठीक ऊपर और अनुमस्तिष्क के ठीक नीचे, कहने का मतलब है ये बीच में पाया जाता है। किस किस के, मेडुला ओब्लोगेटा और अनुमस्तिष्क के बीच में पाया जाता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, पोन्स वेरोलाई करती है। और ये ज्वरण क्रिया, इसके अलावा लार श्रवण, अश्रुपात आदि के नियंत्रण का कार्य करता है। कहने का मतलब है कि पोन्स वेरोलाई ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर अश्रुपात या फिर लार श्रवण इन क्रियाओं के ऊपर नियंत्रित रखने का काम करता है। यदि यह प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, अश्रुपात निरंतर रूप से क्या होगा, अश्रुपात होता रहेगा, आंसू बहते रहेंगे। इसके अलावा लार जो है वो असामान्य तौर पर बहती रहेगी। तो इन क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण कौन करता है, पोन्स वेरोलाई भाग करता है, जो किसका एक भाग है, पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। अब देखिए नेक्स्ट मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा कौन सा होता है, ये मस्तिष्क का अंतिम व निचला भाग होता है। मस्तिष्क का अंतिम और निचला भाग कौन सा है, मेडुला ओब्लोगेटा भाग है। और यह शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, रक्त दाब, श्वसन को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है स्टूडेंट, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारी बॉडी सेल्फ उन क्रियाओं को करती है। जैसे हृदय की धड़कन है, क्या हम धड़कन को रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते, क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, वो रेगुलर चलती है। उसी प्रकार से श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया को हम रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, वो क्या है, एक मतलब अपने
अपने तरीके से चलने वाली क्रिया है वो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो यह क्रियाएं क्या कहलाती है, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। और इन क्रियाओं के ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन सा तंत्र करता है, इसके अंदर आएगा पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा भाग करता है। अब देखिए मेडुला में निगलन, चीखने व खांसने के केंद्र भी स्थित होते हैं। कहने का मतलब है कि बॉडी के अंदर मतलब भोजन को निगलने या फिर छींकने की प्रोसेस या खांसने की जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल रखने का काम कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा भाग करता है। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देख लिए मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क के 3 भाग हमने देख लिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और थर्ड हमने देखा पश्च मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क के तीनों भाग हमने देख लिए, अग्र मस्तिष्क के हमने भाग देख लिए, प्रेम मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। मध्य मस्तिष्क हमने पढ़ लिया और पश्च मस्तिष्क के तीनों पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि मेरुरज्जु कौन सा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड जिसको कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। स्पाइनल कोड कितनी लंबी होती है, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। यह पश्च मस्तिष्क मेडुला के द्वारा मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पश्च मस्तिष्क देखा था हमने, मस्तिष्क का जो पश्च भाग थर्ड भाग था पश्च मस्तिष्क, उसका जो मेडुला भाग है, जो उसका अंतिम भाग था, वो किससे जुड़ा रहता है, मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। तो पश्च मस्तिष्क मेडुला के द्वारा मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मेडुला जो है इन दोनों के मध्य एक लिंक का काम करता है। अब देखिए मेरुरज्जु जो है वो कशेरुकियों में मध्य में स्थित एक तंत्रिका नाल होती है। इसके मध्य में एक सक्रिय केंद्रीय नाल होती है जिसे 2 स्तर की मोटी दीवार घेरे होती है। भीतरी स्तर को धूसर द्रव्य तथा बाहरी स्तर को श्वेत द्रव्य कहते हैं। किनमें पाई जाती है स्टूडेंट्स, मेरुरज्जु वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। वर्टिब्रेट्स प्राणियों के अंदर स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है, ये इनका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इनके मध्य में क्या होती है, एक केंद्रीय नाल होती है, 2 स्तरों में बटी होती है। भीतर की तरफ दूसरा द्रव्य होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, श्वेत द्रव्य या व्हाइट मैटर जिसको कहते हैं वो स्थित होता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन व नियमन का कार्य करती है और मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क की तरफ जाने वाले आवेगों को पथ प्रदान करती है। मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हम कोई भी क्रियाएं होती हैं, जैसे हम मान ले कि हमारी अंगुली में जैसे पिन चुभ जाती है, पिन चुभ जाने के बाद में तुरंत उसकी सूचना कहाँ पहुंचती है, ब्रेन के पास पहुंचती है। तो वो ब्रेन के पास किस प्रक्रिया से पहुंचती है, तंत्रिकाओं के माध्यम से, आवेग के माध्यम से कहाँ पहुंच जाती है, ब्रेन में पहुंच जाती है। ठीक है, तो मस्तिष्क को प्राप्त होने वाली तथा मस्तिष्क से बाहर जाने वाले आवेगों के लिए एक पथ का काम कौन करता है, मेरुरज्जु उस पथ का काम करता है। और देखिए उन क्रियाओं के लिए कौन सहायक होता है, मेरुरज्जु सहायक होता है। अब देखिए इसको एक डायग्राम से हम देख सकते हैं, ये मेरुरज्जु का एक डायग्राम है। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पर श्वेत द्रव्य स्थित है, व्हाइट मैटर, यहाँ पर ग्रे मैटर है, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं और यहाँ पर बीच में कौन सी होती है, केंद्रीय नाल स्थित होती है, जिनके बारे में अभी हमने मेरुरज्जु के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ा है। अब देखिए फिर फर्स्ट हमने देख लिया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पूरा पार्ट हमने देख लिया, मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ लिया। अब सेकंड पार्ट है तंत्रिका तंत्र का, वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का क्या है, एक समूह है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो भी तंत्रिकाएं निकलती है उन तंत्रिकाओं का एक समूह होता है और वो समूह मिलकर किसका निर्माण कर लेता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर लेता है। इस तंत्र के अंतर्गत कपालीय तंत्रिका व मेरु तंत्रिका आती है। इसमें कौन सी तंत्रिकाएं आती है, कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। अब देखिए मस्तिष्क से जो तंत्रिका निकलती है उनको क्या बोलेंगे, कपालीय तंत्रिका। इसके अलावा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या बोलते हैं, मेरु तंत्रिका। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने यही देखा फर्स्ट लाइन में कि यह तंत्र क्या करता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का क्या होता है, एक समूह होता है। मतलब यह कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं का एक समूह होता है। यह तंत्र केंद्रीय तंत्र को जाने व वहां से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का काम करता है। यह तंत्र क्या करता है, केंद्रीय तंत्र यानी मस्तिष्क को तक पहुंचने वाले जो संकेत है या जो संदेश है ना, उनको पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है स्टूडेंट्स, परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है। यह तंत्र केंद्रीय तंत्र के बाहर कार्य करता है, इसे परिधीय तंत्र कहते हैं। ये कहाँ काम करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो था, मस्तिष्क को मेरुरज्जु वाला भाग था, उसके बाहर की तरफ कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र जिसे सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, एंड सेकंड है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब देखिए कायिक तंत्रिका तंत्र क्या है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र
क्या है? देखिए, कायिक तंत्रिका तंत्र जो कार्य हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करता है। कहने का मतलब है इच्छित क्रियाओं को संपादित करने का काम करता है। केंद्रीय तंत्र इस तंत्र की सहायता से बाह्य उत्तेजनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। मांसपेशियों आदि अंग के कार्य को संपादित करने का काम करता है। कौन करता है? केंद्रीय तंत्र करता है। मतलब कहने का मतलब जो क्रियाएं हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, उन क्रियाओं को आवेगों के थ्रू, तंत्रिकाओं के थ्रू कहाँ पहुंचाया जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सहायता से क्या होता है? बाह्य उत्तेजनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करने का काम, उसके प्रति जो है रिस्पॉन्स देने का काम या फिर उसके अनुसार कार्य करने का काम कौन सा तंत्र के द्वारा किया जाता है? कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है तथा मांसपेशियों आदि अंगों के कार्य भी संपादित करने का काम यह तंत्र करता है। अब देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है? यह तंत्र अनिच्छिक क्रियाओं, ऊपर था इच्छिक क्रियाओं, कौन सा तंत्र? कायिक तंत्र किस पर कार्य कर रहा था? इच्छिक क्रियाओं पर, और यह किस पर करेगा? अनिच्छिक क्रियाओं पर। अनिच्छिक क्रियाओं अर्थात उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि स्वतः ही होते हैं। और ये सभी क्रियाएं किसमें होती हैं? हृदय में, फेफड़े में और अंतःस्रावी ग्रंथियों में। ऐसी क्रियाएं किसमें होती हैं? इन जो है तंत्रों के अंदर होती है, इन अंगों के अंदर अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं और उनको करने का काम, उन क्रियाओं को संचालन करने का काम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। यह तंत्र तंत्रिका के समूह की एक श्रृंखला है। इसी शरीर के विभिन्न अंगों के तंत्रिका तंतु जुड़े होते हैं। यह तंत्र क्या है? तंत्रिकाओं के एक समूह है, उसकी एक सीरीज है, उसकी एक श्रृंखला है और इससे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंग, जितने भी आंतरिक अंग हैं, उनके तंत्रिका तंतु क्या होते हैं? इससे जुड़े हुए होते हैं। और आंतरिक अंग जो है वो इन नर्व फाइबर्स के द्वारा जुड़े होने के कारण ही जो प्रॉपर सूचना इस तंत्र तक पहुंच पाती है और अनिच्छिक क्रियाओं के ऊपर यह अपना मतलब क्या है कंट्रोल कर सकता है या फिर उन क्रियाओं को संचालित करता है। अब देखिए, स्वायत्त तंत्र दो भागों में वर्गीकृत होता है। एक तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और सेकंड है परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब ये दोनों तंत्र क्या क्या कार्य करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, यह तंत्र व्यक्ति में सतर्कता व उत्तेजना को नियंत्रित करने का काम करता है। सेकंड देखिए, यह तंत्र व्यक्ति के शरीर में आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और आपातकालीन स्थितियां कैसी हो सकती है? जैसे हृदय की गति तेज हो जाना, श्वास की गति का बढ़ जाना। तो जैसे आपातकालीन परिस्थितियां मतलब बॉडी के अंदर कुछ अबनॉर्मल हो रहा है, जो मतलब कि हमारी बॉडी के लिए कुछ घातक है, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा तंत्र काम करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है। उन क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए कौन सा तंत्र काम करेगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है। अब सेकंड देखिए, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचय करने का काम करता है। शरीर के अंदर जो एनर्जी लाने का काम या फिर उस एनर्जी को संचित करने का, इकट्ठा रखने का काम कौन करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। और विश्राम अवस्था में यह तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय करता है। अब देखिए फ्रेंड, एक्टिव अवस्था में क्या ऊर्जा का संचय कर पाएगा? नहीं, बहुत कम संचय कर पाएगा। लेकिन जब विश्राम अवस्था में होते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर ऊर्जा का संचय करना, ये काम कौन करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। यह आंख की पुतली को सिकुड़ता है, लार व पाचक रसों में वृद्धि करने का काम करता है। कौन सा तंत्र करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। अब देखिए, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र, इन दोनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं? बॉडी के अंदर किस कंडीशन में तो अनुकंपी काम करेगा और किस कंडीशन में परानुकंपी तंत्र काम करेगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम हमारी आंखों को जो है झपकाते हैं या फिर हमें आंखों की पुतली जो है वो सिकुड़ती है या फिर फैलती है, तो उस कंडीशन में भी ये दोनों तंत्र क्या करते हैं? काम करते हैं। इसके अलावा लार के श्रावण में कमी आ जाना या फिर उसके लार के श्रावण को का बढ़ जाना, इसमें भी कौन काम करता है? ये तंत्र काम करते हैं। इसके अलावा अश्रु श्रावण को तेज करना या उसको कम करने का काम भी कौन करता है? ये दोनों तंत्र करते हैं। हृदय स्पंदन को बढ़ाना या उसकी दर को कम करना, यही सारे काम कौन करता है? अनुकंपी और परानुकंपी करते हैं और बॉडी में एक नियंत्रण बनाए रखते हैं। देखिए, आंख की पुतली को फैलाने का काम कौन करेगा? अनुकंपी करेगा। आंख की पुतली को सिकुड़ने का काम कौन कर देगा? परानुकंपी कर देगा। लार श्रावण में कमी कौन लाएगा? अनुकंपी। और लार श्रावण को उत्तेजन कौन करेगा? परानुकंपी करेगा। अश्रु श्रावण का उत्तेजन कौन करेगा? अनुकंपी करेगा। और अश्रु श्रावण को कम कौन करेगा? परानुकंपी करेगा। हृदय स्पंदन को कौन बढ़ाएगा? अनुकंपी बढ़ाएगा। और हृदय स्पंदन की दर को कम कौन करेगा? परानुकंपी करता है। तो ये दोनों तंत्र मिलकर क्या करते हैं? एक जो है बैलेंस बनाए रखते हैं, शरीर में नियंत्रण का काम करते हैं। अब देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है? यह तंत्र जीव शरीर में होने वाली
सभी रूटीन क्रियाओं को विनिमय व नियंत्रण करने का काम करते हैं। जो रूटीन में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं शरीर के अंदर, उन सभी क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, आंख का झपकना, लार श्रावण, अश्रु श्रावण, तो ये नॉर्मल सी क्रियाएं, इन क्रियाओं के ऊपर कंट्रोल कौन रखता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र रखता है। इस तंत्र में अनुकंपी व परानुकंपी तंत्र एक दूसरे के विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। जो काम अनुकंपी करेगा उसके अपोजिट काम कौन करेगा? परानुकंपी करेगा। जो काम परानुकंपी करता है उसका अपोजिट कौन करता है? अनुकंपी तंत्र करता है। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रभाव मतलब कर बॉडी में एक संतुलन बनाए रखते हैं। अनुकंपी तंत्र क्या करता है? कष्ट, क्रोध, भय, तनाव की स्थिति में सक्रिय रहता है। जब हमें किसी चीज का भय हो जाता है, या फिर हमें क्रोध आ रहा है, या फिर हमें तनाव की स्थिति में, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सा तंत्र सक्रिय रहता है? ब्रेन में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है। इसके अलावा संतुष्टि, सुख और प्रसन्नता के समय कौन सा तंत्र कार्य करेगा? परानुकंपी तंत्र कार्य करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्रियाओं में कार्य करते हैं। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन, नर्व सेल और न्यूरॉन क्या होते हैं? देखिए, तंत्रिका तंत्र बता रही हूँ शुरू से ही कि तंत्रिका तंत्र है, उसमें तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर आवेगों को पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन, एक्चुअल में है क्या? देखिए, मानव की तंत्रिका तंत्र का निर्माण असंख्य तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है। और तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। मतलब सबसे मुख्य इकाई कौन सी है तंत्रिका तंत्र की? तंत्रिका कोशिका होती है, जिसके द्वारा यह तंत्र शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संकेत भेजने का काम करता है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी कार्य हो रहे हैं उन सबको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन सी कोशिकाएं करती है? तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स करती है। न्यूरॉन्स ही मिलकर तंत्रिकाओं का निर्माण करती है। न्यूरॉन्स ही क्या करती है? मिलकर तंत्रिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। ये कोशिकाएं शरीर के लगभग हर ऊतक अंग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़कर रखने का काम करती है। हमारी बॉडी में जो भी अंग है, जो भी अंग तंत्र है, उन सभी को जोड़कर, ब्रेन से जोड़कर रखने का काम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़कर रखने का काम कौन करती है? तंत्रिका कोशिका करती है। नर्व सेल शरीर के बाहर से तथा भीतर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है और संकेतों के माध्यम से उद्दीपन एक से दूसरी तंत्रिका कोशिका में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है कि उद्दीपन जो भी, कहने का मतलब है, यदि मैंने आपको अभी भी एग्जांपल, या फिर कोई आपको चूटी काटता है, चूटी काटने के बाद क्या होता है? आपको फील होता है, तो उसकी तुरंत सूचना पहुंचती है कहाँ पर? ब्रेन में पहुंचती है। तो वो जो उद्दीपन हुआ, उस उद्दीपन को क्या हुआ कि एक से दूसरी कोशिकाओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहुंचने में कौन सहायक हुआ? तंत्रिका कोशिका ही सहायक होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त संदेशों को पहुंचाने का कार्य भी तंत्रिका कोशिका ही करती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो भी सूचना प्राप्त हो रही है, जो भी संदेश हमको मिल रहे हैं, उनको पहुंचाने का काम भी कौन करेगा? तंत्रिका तंत्र में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाएं ही करती हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कोशिका काय, दूसरा है द्रुमाक्ष, तीसरा है तंत्रिका सेल बॉडी, डेंड्रॉन और एक्सोन। अब देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू हम इजीली इसको समझ पाएंगे। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें कोशिका काय की, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये कोशिका काय कौन सी है? ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाती है? कोशिका काय कहलाती है। इस भाग को क्या बोलते हैं? साइटोन या सोमा भी कहा जाता है। कोशिका काय में क्या होता है? एक तो केंद्रक होता है, इसके अलावा प्रारूपिक कोशिका अंग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में निजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये देखिए, कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? निजल कणिका या निजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? हम कोशिका काय के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूरॉन में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। न्यूरॉन में जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। अब सेकंड देखिए, डेंड्रोन से द्रुमाक्ष कौन से होते हैं? तो देखिए, डेंड्रोन्स किसको कहेंगे हम, या फिर द्रुमाक्ष किसको कहेंगे? देखिए, ये कोशिकाओं से निकले छोटे तंतु होते हैं। ये कोशिका काय की प्रशाखाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर लाने का काम करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर स्थित है द्रुमाक्ष, है ना। अब ये द्रुमाक्ष क्या करते हैं? ये द्रुमाक्ष सूचनाओं को कहाँ पहुंचाने का काम करते हैं? किधर लाते हैं? कोशिका काय की तरफ लाने का काम करते हैं। उन उद्दीपनों को कहाँ लाने का काम करते हैं? कोशिका काय की तरफ। कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर में छोटे होते हैं, है ना, और शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं। कौन? डेंड्रॉन्स। अब देखिए, एक्सोन क्या है? ये लंबा बेलनाकार प्रवर्ध के रूप में पाया जाता है। एक्सोन, देखिए, ये एक्सोन क्या है? लंबा बेलनाकार प्रवर्ध के रूप में पाया जाता है। ये कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागे
धागीनुमा शाखाएं बनाता है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये कोशिका काय है, ये सेल बॉडी है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यह करेगा एक धागीनुमा शाखा या धागीनुमा संरचना का निर्माण कर लेता है। तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोड कहते हैं। ये देखिए सिनेप्टिक नोड का निर्माण हो जाता है। सिनेप्टिक पुट्टिकाएं जिनको कहते हैं, सिनेप्टिक नोड पे क्या हो जाती है? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती है और सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में सहायक होते हैं। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से क्या होता है? आवेग जो है वो कहाँ पहुंचते हैं? न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। एक न्यूरॉन के डेंड्रोन से दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन के मिलने का स्थान क्या कहलाता है? सिनॉप्स कहलाता है। एक न्यूरॉन का तो एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोन, इन दोनों का जो मिलता है, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, वो स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। और फ्रेंड्स ऊपर नाम आया था न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? एसिटिल कोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, ये सब किसका काम करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। अब देखिए तंत्रिका कोशिकाएं जो है, न्यूरॉन्स जो है वो प्रवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। एक तो है अध्रुवी, ये क्या होती है? पूर्ण रूप से अविभेदित तंत्रिकाएं होती हैं, मतलब इसमें ना तो एक्सोन होता है और ना ही इसमें डेंड्रोन होता है। और ये किसमें पाई जाती है? इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं, अकशेरुकी प्राणियों में पाई जाती हैं और एग्जाम्पल आ जाएगा हाइड्रा। सेकंड देखिए एक ध्रुवी, इसमें सिर्फ केवल एक एक्सोन होता है और ये किस कंडीशन में पाया जाता है? भ्रूण का तंत्रिका तंत्र, जब भ्रूणीय अवस्था में जब भ्रूण का विकास हो रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो तंत्र पाया जाएगा उसके अंदर तंत्रिका कोशिकाएं किस प्रकार की पाई जाती हैं? एक ध्रुवी पाई जाती हैं। फिर देखिए द्विध्रुवी, इसमें क्या होता है? एक एक्सोन व एक डेंड्रोन। इसमें क्या होता है? द्विध्रुवी का मतलब क्या होगा? एक तो एक्सोन हो गया इसमें और दूसरा क्या हो गया? इसमें एक डेंड्रोन हो गया। और ये कहाँ पाई जाती है? आँख के रेटिना में, घ्राण उपकला में पाई जाती है। अब बहुध्रुवी में क्या होता है? एक एक्सोन और कई डेंड्रोन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आ जाएगा शरीर के अधिकांश मस्तिष्क में मेरुरज्जु, अधिकांश न्यूरॉन जो मस्तिष्क में मेरुरज्जु में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? बहुध्रुवी होते हैं। और द्विध्रुवी कहाँ बताया मैंने? आंख और घ्राण मतलब नाक की उपकला कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक ध्रुवी भ्रूण के तंत्रिका तंत्र में एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए न्यूरॉन्स क्रियाओं के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। एक तो होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका और दूसरी होती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। यह संवेदनाओं को अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ ले जाने का काम कौन करती है? संवेदी तंत्रिका तंत्र करती है। यह क्या करती है? संवेदनाओं को हमारी बॉडी के पार्ट से वहां से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। कौन करती है? संवेदी तंत्रिका तंत्र। उन संवेदनाओं को, उन उद्दीपनों को कहाँ पहुंचाती है? ब्रेन में। और मोटर या चालक तंत्रिका तंत्र क्या करती है? ये प्रेरक या आवेगों को तंत्रिका तंत्र से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। कौन करती है? चालक प्रेरक तंत्रिका तंत्र करती है। अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाने का काम तो कौन कर रही थी? संवेदी, है ना। इसके अलावा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करती है? चालक तंत्रिका तंत्र करती है, तंत्रिका कोशिकाएं करती है। अब देखिए तंत्रिका तंत्र की कार्य की लास्ट में हम इसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए तंत्रिका तंत्र कई तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और ये कड़ीनुमा संरचना होती है जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है, क्योंकि मस्तिष्क मेरुरज्जु क्या करते हैं? फिर उन क्रियाओं के ऊपर नियंत्रित रखते हैं, उन भागों पर नियंत्रित रखने का काम करते हैं। अब देखिए संवेदी तंत्रिकाएं आवाज, स्पर्श, रोशनी जैसे उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम करती हैं। यह भी हमने इसमें देखा था। अंग से कहाँ पहुंचा रही थी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचा रही थी। यह कार्य वैद्युत रासायनिक आवेग के जरिए किया जाता है, इसी तंत्रिका आवेग भी कहते हैं। यह तंत्रिका आवेग ही संवेदी अंगों त्वचा, जीभ, नाक, आंख, कान से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रसारित करते हैं। तंत्रिका आवेग डेंड्रोन से एक्सोन तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर, ऊपर मैंने आपको बताया था एसिटिल कोलिन हो गया, इसके अलावा हिस्टामिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, ये सब क्या करते हैं? उसको एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं, उनकी एनर्जी को बनाए रखने का काम करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संचारित संकेत को चालक तंत्रिकाओं द्वारा प्रसारित होते हैं, वे मांसपेशियों व ग्रंथियों को सक्रिय करने का काम करते हैं। केंद्रीय तंत्र से क्या होता है? जो भी संकेत प्रसारित हो रहे हैं उनको चालक तंत्रिकाओं मतलब जो उसकी प्रतिक्रियाएं करेगी उन तंत्रिकाओं तक पहुंचाने का काम
करते हैं और मांसपेशियों व ग्रंथियों को क्या रखते हैं, सक्रिय करने का काम करते हैं, जिससे वो ग्रंथियां, हमारी बॉडी की मांसपेशियां हैं, वो निरंतर रूप से कार्य कर सके। तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ लिया, तंत्रिका तंत्र की कार्यकी के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अलावा तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने न्यूरॉन की पूरी स्ट्रक्चर देखी, कोशिका काय, डेंड्रोन और एक्सॉन के बारे में हमने देख लिया, है ना। इसके अलावा हमने जो है अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में देखा, जो किसके भाग थे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के। एक देखा कायिक तंत्रिका तंत्र, और ये दोनों किसके भाग थे, परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग थे। इसके अलावा हमने मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पूरा डिटेल देखा, मस्तिष्क के अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क के भागों के बारे में पूरा डिटेल में देखा। तो स्टूडेंट्स हमने आज हमारा पूरा टॉपिक तंत्रिका तंत्र के बारे में मोटा मोटी स्टडी कर लिया है, कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है, विद नोट्स कर दिया है। तो स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे पीछे के लेक्चर्स देखे हैं या फिर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे पीछे के लेक्चर्स को पूरे देख पाएँ। इसके अलावा आगे जो भी मैं मेरे वीडियोस डालूँ उनको आप इजीली देख पाएँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।